इसमें आगे की कहानी नहीं लिखी। महाराज और राजकुमारी का बाद में क्या हुआ? नहीं पुत्री, पुराण समाप्त हो गया। मेघना की उत्सुकता देखकर इशिता को बहुत हैरानी हो रही थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वही सवाल सबके सामने था कि निशिरमोलो वापस क्यों आए। रात के समय इशिता और मेघना जब कमरे में थे तो मेघना अभी भी सोच में डूबी थी। मेघना, तेरा क्या चल रहा है यार? तू क्यों इतना गहराई में जा रही है? तभी अनुज भी कमरे में आ गया। सच में अब तो मुझे भी सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा है। मेघना, तुमको कैसे पता कि वो चाबी वहां रखी थी और वो तहखाना कहाँ पर है? मुझे यकीन है कि तुमने झूठ बोला है। तुम राजमहल में मेरे बिना तो दोबारा नहीं गई होगी। इशिता और अनुज दोनों मेघना की तरफ गौर से देख रहे थे। ये तीनों अब गहरी सोच में डूब गए और उस तरफ तांत्रिक महाराज और गांव के लोग भी परेशान थे। इस कहानी में आगे क्या होगा? मेघना किस तरह से निशिरमोलो से गांव को आजाद कराएगी? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला और आखिरी भाग जरूर। पिछले भाग में आपने देखा कि वीराज सिंह और गांव का एक आदमी बाबा की गुफा में जाते हैं और तभी अचानक एक जोरदार रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक कंकाल पड़ा हुआ है। यह देखकर वे डर के मारे जोर से चीख पड़े। फिर वे दोनों चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां बाबा नहीं थे। अब पूरी गुफा सुनसान पड़ी थी। इतनी बड़ी गुफा में सिर्फ वही दोनों मौजूद थे। अरे ये क्या? यहां तो कोई भी नहीं है। अब क्या करेंगे? अरे पता नहीं वो तांत्रिक बाबा जी कहां चले गए। वो तो यहीं रहा करते थे। वे दोनों यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनकी नजर सामने पड़ी एक चिट्ठी पर गई। अरे वो देखो, सामने कोई चिट्ठी पड़ी है। अरे हाँ, चलो देखते हैं उसमें क्या लिखा है। उन्होंने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। वह चिट्ठी बाबा ने ही छोड़ कर रखी थी। मुझे सब पता है कि उमोशी लौट आए हैं। मैं और शक्ति प्राप्त करने गया हूं। तब तक अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे ये नियम याद रखना। पहला नियम, रात के 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा नियम, 12 बजे के बाद पूरे गांव में कोई भी रोशनी नहीं जलेगी। तीसरा और आखिरी नियम, अगर रात में पीछे से कोई आवाज दे तो मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अगर तुम सब इन नियमों का पालन करोगे तो शायद तुम सब जिंदा रह सकते हो। ये सब पढ़ने के बाद उन दोनों के होश उड़ गए। दोनों कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़े रहे, मानो डर के मारे उनकी आवाज ही खो गई हो। और कुछ ही देर बाद वे दोनों वापस अपने गांव की ओर निकल पड़े। हमें जल्द से जल्द गांव जाकर ये सब बताना होगा, नहीं तो पता नहीं गांव वाले कोई बड़ी गलती कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर किसी एक ने भी गलती कर दी तो हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके गांव पहुंचना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
और कुछ घंटों के सफर के बाद शाम के समय वे दोनों गांव पहुंच गए। शाम के समय जैसे ही वीराज सिंह गांव पहुंचे, उन्होंने तुरंत सारे गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। देखिए, अगर हम सबको जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। और वीराज सिंह ने गांव के सभी लोगों को एक एक करके सारे नियम बता दिए। यह सब सुनकर हर कोई डर गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी था। कुछ दिन बाद एक रात लगभग 1 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक आदमी शौच के लिए घर से बाहर निकला। भूलवश उसने लालटेन जला दी। अरे, लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शायद सब सो रहे हैं। और तभी पीछे से किसी की रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज थी? डर और हैरानी में उसने मुड़कर पीछे देख लिया और फिर ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ है? लगता है किसी ने बाबा के बताए हुए नियमों का पालन नहीं किया होगा, इसलिए वो बच नहीं पाया। ओहो, मैंने सबको कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि रात के 12 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, लेकिन ये लोग अभी भी वही गलती कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। सभी लोग बस अपने अपने घरों से बाहर झांक रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर देखे, क्योंकि अगर वे बाहर जाते तो शायद वो भी जिंदा नहीं बच पाते। अरे नहीं, किसी ने फिर से नियम तोड़ दिया। वीराज सिंह जी ने साफ कहा था कि नियमों का सख्ती से पालन करना है। पता नहीं अब क्या होगा। जैसे ही सुबह हुई, गांव के सभी लोग उस जगह पहुंच गए जहां से रात में डरावनी आवाज आई थी। लगता है ये रात के 12 बजे के बाद घर से बाहर निकला था, इसलिए ये उमोशी से बच नहीं पाया। फिर गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस आदमी का अंतिम संस्कार किया। और फिर करीब 1-2 दिन बाद एक आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से अपने दोस्त की आवाज सुनाई दी। बिना सोचे समझे उसने मुड़कर पीछे देख लिया और फिर एक रात जब वीराज सिंह अपने घर में परेशान बैठे यह सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे गांव को बचाया जा सके, तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। वीराज सिंह धीरे धीरे उठे और जाकर दरवाजा खोला। आप सभी गांव वालों को तांत्रिक बाबा ने पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया है। उन्होंने कहा है कि आप पूरे गांव वालों को साथ लेकर वहां पहुंचें। मैं आज तुम सबको उमोशी की सच्चाई बताने आया हूं। बहुत साल पहले 4 भाई हुआ करते थे। उनका काम था मरे हुए लोगों की चिता जलाना, लेकिन गांव वाले उन्हें मनहूस समझते थे। लोग उन चारों भाइयों से इतनी नफरत करते थे कि उन्हें अपने घरों के पास भी आने नहीं देते थे। अरे, तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? मनहूस कहीं के, यहां से चले जाओ और अगली बार मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना। जाओ यहां से। लेकिन जब गांव में भयानक बीमारी फैली, तब वही 4 भाई जिन्हें लोग मनहूस कहते थे, हर गांव वाले का अंतिम संस्कार करते रहे।
लेकिन एक दिन अचानक वो चारों भाई भी मर गए। उनकी लाशें कई दिनों तक घर में ही पड़ी रहीं, मगर किसी ने आकर उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और तभी से वे रात के अंधेरे में ताबूत उठाए भटकते हैं। गांव के लोगों ने ही उनका नाम उमोशी रख दिया। तो बाबा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी। अब हम इन लोगों से कैसे बचें? कोई उपाय बताइए। हाँ, अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है। उपाय ये है कि उन चारों भाइयों की हड्डियां ढूंढकर उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। तभी उमोशी की आत्माओं को शांति मिलेगी। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, बाबा और गांव के सभी लोग एक होशियार लड़के को साथ लेकर उन हड्डियों को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर तलाश करने के बाद वे एक जगह पहुंच गए। बाबा अचानक रुक जाते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। और कुछ देर सोचने के बाद बाबा बोले, रुक जाओ, मैंने एक खास जगह देखी है। वहां बहुत हरियाली है और एक खास फल उगता है। जैसे ही बाबा ने उस खास फल का नाम लिया, वह होशियार लड़का सब समझ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अचानक आगे की ओर भागने लगा और उसे भागता देख गांव के बाकी लोग भी उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब भागते भागते एक जगह पहुंच गए। वहां एक पुराना पुल था और उसी पुल के पास एक बेल पर वही खास फल लगे हुए थे। यह देखकर बाबा बोले, हाँ, यही वो जगह है। अगर यहाँ पुल है तो इसका मतलब इसके आसपास कभी कोई घर भी रहे होंगे। फिर सभी लोग आसपास घर ढूंढने के लिए निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, वहां कई साल पुराने पैरों के निशान दिखाई दिए। अरे ये देखो, यहाँ पैरों के निशान हैं। चलो आगे जाकर देखते हैं। और फिर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद वे एक जगह पहुंचे। सामने कुछ पुरानी लकड़ियां और एक पुराना बर्तन पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, फिर थोड़ा और आगे बढ़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि वहां और भी टूटी फूटी लकड़ियां और पुराने बर्तन पड़े हुए हैं। यह सब देखकर वह होशियार लड़का कुछ समझ गया। यही है वो जगह, यही उनका घर था। हमें यहीं खुदाई करनी होगी। चलो खुदाई शुरू करते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद उन सब ने एक गहरा गड्ढा खोद दिया था और आखिरकार उन्हें हड्डियां भी मिल गईं। यह देखकर सारे गांव वाले खुश हो गए। लेकिन तभी बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, अभी भी एक हड्डी कम है। जब तक वो नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर सबने दोबारा खुदाई शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार मजबूर होकर उन्हें वहां से वापस निकलना पड़ा, क्योंकि अब रात होने वाली थी और उस जंगल में रुकना नामुमकिन था। लेकिन बाबा बार बार गांव के एक आदमी को ही ध्यान से देख रहे थे। इस बात को उस होशियार लड़के ने भी नोटिस कर लिया था। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन वह लड़का चुपचाप उसी आदमी का पीछा करने लगा जिसे बाबा बार बार देख रहे थे।
और पीछा करते करते वह उसके घर तक पहुंच गया। और जैसे ही वह आदमी अपने घर पहुंचा, वह लड़का चुपके से छिपकर उसे देखने लगा। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी सी हड्डी निकाली। यह देखकर लड़के के होश उड़ गए। लड़के ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और वह तुरंत वहां से भाग निकला। अगर आपको जानना है कि उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी ने वो हड्डी क्यों छुपाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में पार्ट 6 जरूर लिखिए।